Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जारा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये हमारे जो इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए, टीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम यहाँ पर 1000 के आसपास आपको इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं जो एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, आप इन क्वेश्चनों को यहीं पर याद करने की कोशिश करो। ऐसे मत करो कि चलो हम इनका नोट्स बना लेते हैं, नहीं, आपको इन क्वेश्चनों को यहीं पर याद करना है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इन सभी क्वेश्चनों की, और आप इनकी पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ की जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7891350470। इन नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट करके और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हो। तो बेस्ट है आप इनको यहाँ पर याद करें, ना कि नोट करें, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा मैं, और ये भी इंफॉर्मेशन बार बार नहीं दूंगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारा काम होता है। 356वां क्वेश्चन है, असत्य को चुनो। यहाँ पर कौन सा असत्य है वो हमें चूज करना है। पूरन 16 अरहर की नई किस्म, एगम अमेरिकन टकीला पेय पदार्थों को बनाने में प्रयुक्त, DRR धान 42 जिंक समृद्ध धान की प्रजाति, कोरमा महक वाले चावल की नई प्रजाति। तो यहाँ पर आपको कौन सा असत्य है उसका पता चलाना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो देखो, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो पूरन 16 है वो अरहर की एक नई किस्म है। एगम अमेरिकन है जो टकीले पेय पदार्थों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, और जो कोरमा है वो महक वाले चावल की एक नई प्रजाति है। जबकि DRR धान 42 ये जिंक समृद्ध धान की प्रजाति है। यहाँ पर यह बात गलत है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर सी असत्य है, A, B और D तीनों के तीनों सत्य हैं। अब आ जाओ भाई आगे। असत्य युग्म की पहचान करो। हेलोफाइटस गार्डन वेदासनयम, बायो CNG यंत्र नागपुर, अमीनपुर झील हैदराबाद, राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां टाइगर रिजर्व। तो इनमें से आपको असत्य चुनना है कि इनमें गलत कौन सा है। तो देखो, वापस स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोफाइटस गार्डन, जो कि वेदासनयम में, क्या पर है? वेदासनयम में है हेलोफाइटस गार्डन, ये बात बिल्कुल सही है। अमीनपुर झील है जो हैदराबाद में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि 48वां टाइगर रिजर्व है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत है बायो CNG यंत्र नागपुर, ये बात यहाँ पर गलत है। बायो CNG यंत्र नागपुर में नहीं है। देखो, 14 अगस्त 2016 को भारत का पहला जैव CNG संयंत्र का पुणे महाराष्ट्र में शुभारंभ हुआ था। भारत का पहला बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में। कब? 14 अगस्त 2016 को। उसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड देहरादून में है, जो कि 48वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 358वां क्वेश्चन।
पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटक, भू-आकृतिक घटक, अजैविक घटक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन मैंने तो अब तक कोई देखा नहीं है। एनवायरनमेंट का देखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादा पढ़ाई करती थी तब, तो आप मेरी पढ़ाई के ऊपर ना जाएं और क्वेश्चन के ऊपर जाएं आप, और क्वेश्चन के ऊपर जाके अब इसका सही आंसर बताओ बिल्कुल जल्दी से जल्दी। तो भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। यदि किसी ने ये क्वेश्चन सही बता दिया तो वो खुद को क्या बोलते हैं यार, बाहुबली मत समझो। वो इस कारण मत समझो क्योंकि आपने कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है जो ना पढ़ने वाला आदमी भी कर सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। ठीक है, पर्यावरण के 3 घटक हैं। पहला होता है भौतिक या अजैविक संगठक, जिसमें स्थल, वायु और जल, ये तीनों इंक्लूड रहते हैं। एक होता है जैविक घटक, जिसमें पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव ये शामिल होते हैं। और एक होता है ऊर्जा संगठक, जिसमें सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये तीनों की तीनों शामिल होती हैं। तो देखो, आपको इन सभी को याद करना है। पर्यावरण एक कैसी समष्टि है? अविभाज्य। क्या है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जो 3 घटकों से मिलकर बना है, भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय हेतु, बी है समावेशी का तीव्रतम विकास के बीच समन्वय हेतु, सी है प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित करने हेतु, और डी है मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य समन्वय हेतु। बताओ अब आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जो लोग पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन को सही करके और खुद को बाहुबली समझ रहे थे ना, उन सभी बाहुबलों की यहाँ फुस निकलेगी। यहाँ पर बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। और फिर भी यदि कोई बता दे इसका सही आंसर तो बाहुबली मत समझना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो भाई लोगों 359वां क्वेश्चन का सही आंसर है विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय हेतु, कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता होती है विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय हेतु। सॉल्यूशन है इसका, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में विश्व नेटवर्क के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र आते हैं, कि जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र आते हैं। विश्व के 107 देशों में से कुल 533 संरक्षित जैव मंडल हैं, कि विश्व के टोटल 107 देश हैं जिनमें टोटल 533 संरक्षित जैव मंडल हैं, जिनमें से भारत में 18 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। कितने हैं भारत में? 18। क्या जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र? विश्व में टोटल कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? 533। कितने देशों में? 107 देशों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? सागरीय मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट, कि माउंट एवरेस्ट के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में। और ये पूर्वी नेपाल हिमालय में, जो सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? पूर्वी नेपाल हिमालय में।
स्थापना कब हुई? 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग की आशंका बढ़ जाती है? कि निम्नलिखित में से किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग की आशंका बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। जो CO2 है, SO2 है, NO2 है और O3 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बताओ सही आंसर क्या होगा? मैं तो बताऊंगा ही, एक बार तुम भी कोशिश कर लो। थोड़ी सी कोशिश करने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए, बार बार कोशिश पे कोशिश करते जाओ, एक दिन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और हमें रिजल्ट लेने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी भाई। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूं आपको, वो है ऑप्शन ए, CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, SO2 इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, NO2 इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं और O3 इसको ओजोन बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है 72%, मीथेन का योगदान है 20% और नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है 5%। इन तीनों को याद रखना है आपको कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना परसेंट है? 72%। उसके बाद कौन सी गैस का योगदान है? मीथेन का। कितना परसेंट? 20%। उसके बाद कौन सी गैस का योगदान है? नाइट्रस ऑक्साइड। कितना परसेंट? 5%। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीमा घोषणा पत्र संबंधित है। कई भाई साहब तो मेरे जैसे ऐसे होंगे जिन्होंने लीमा शब्द ही पहली बार सुना है, उनको चक्कर पड़ गया है कि लीमा आ क्या गया, किसी लड़की का नाम है या क्या है। देखो ये साइकोलॉजी हटा दो माइंड से, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, एक घोषणा पत्र है। हो सकता है किसी लड़की का भी नाम होगा, लेकिन वो मैं नहीं जानता उस लड़की को, शायद आप भी नहीं जानते होंगे लीमा लड़की को, विदेशी लड़की है ये। तो लीमा घोषणा पत्र संबंधित है, ऑप्शन ए है जैवमंडल रिजर्व से, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के प्रस्ताव से, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, बताओ सही आंसर क्या आएगा। तो भाई लोगों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के प्रस्ताव से। बता देता हूँ मैं, देखो पेरू की राजधानी लीमा में 1 से 4 दिसंबर 2014 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसको लीमा सम्मेलन बोलते हैं। लीमा सम्मेलन यह जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए है। लीमा सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए। लीमा सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? मौजूद स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। कि जो लीमा सम्मेलन है उसका लक्ष्य क्या है कि मौजूद स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पर? पहला क्वेश्चन, लीमा सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरू की राजधानी लीमा में। कब हुआ था? 1 से 14 दिसंबर 2014 को। इसका लक्ष्य क्या था कि 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान की वृद्धि को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, और यह जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन में कमी से संबंधित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हेलमेटेड
हॉर्नबिल प्रसिद्ध है। हेलमेटेड हॉर्नबिल प्रसिद्ध है। बहुत प्यारा सा नाम है, लेकिन मैं भी नहीं सुना इस नाम को, पहली बार सुना हूँ। और आप में से कई कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो इस नाम को अभी तक भी नहीं सुने। मैं 3 बार बोल दिया फिर भी नहीं सुने लोग, सो रहे हैं किसी के सपनों में। ऑप्शन ए है अपने चमकीले पंखों के लिए। ऑप्शन बी है लाल दांतों के लिए। ऑप्शन सी है अपनी रफ्तार के लिए। और ऑप्शन डी है फुर्ती एवं रफ्तार दोनों के लिए। बताओ भाई लोगों, जो ये नया जीव है, नया प्राणी है हेलमेटेड हॉर्नबिल, ये अपने लाल दांतों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबके दांत सफ़ेद होते हैं, लेकिन इस एक प्राणी के दांत लाल हैं। बहुत अजीब सा प्राणी है, बाद में बताऊंगा, कभी इससे मिलूंगा तब आपसे भी मिलवाऊंगा मैं, कोशिश होगी तो इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, एक दिन लाइव चलाएंगे फिर आपसे बातचीत करवाएंगे इसकी। 364वां क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, यूनेस्को के NMAB के तहत और A+B दोनों के द्वारा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। चारों में से सही आंसर बताना है किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो भाई लोगों, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो घोषित किए जाते हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने भारत में कुल 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की है। कितनों की? 18 की। ठीक है, आ गया जाओ भाई 365वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? बताओ। अब आ गई प्रॉब्लम। जो लोग उस क्वेश्चन को सही करके बाहुबली समझ रहे थे, वो यहाँ पर बाहुबली से कचरा बनने वाले हैं। वहां पर वो बाहुबली समझ रहे थे, अब बनेंगे वो कटप्पा। क्या बनेंगे? यहाँ पर कटप्पा बनेंगे। तो भाई बताओ इसका आंसर। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आप खुद पढ़ लो, नहीं पढ़ूंगा मैं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। और ध्यान रखो कौन कौन यहाँ पर कटप्पा बनता है और कौन कौन बाहुबली बनता है, ये पता चलेगा इसका आंसर बताने से। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो, आंसर बताने वाला हूँ मैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन ए कि बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। कमेंट करके जरूर बताना कि इस क्वेश्चन के बेस पर कौन बाहुबली है और कौन कटप्पा है। जिसने गलत बताया वो महान आदमी कटप्पा है और जिसने सही बताया वो बेचारा बाहुबली है। ठीक है, देखो बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। मीथेन 55 से 75% रहती है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% रहती है। हाइड्रोजन रहती है, नाइट्रोजन रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है और अमोनिया रहता है। कि जो बायोगैस है वो विभिन्न घटकों से मिलकर बनी होती है, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और अमोनिया है। एक बार पानी पी लेते हैं। पानी पिया करो फुल। दुनिया में ये कैसा है, प्रेजेंट टाइम में खूब है, अच्छी तरीके से पानी पियो। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन देखेंगे, इसको वेस्ट मत करो, पियो, खूब पियो। पीने के मामले में तो जिस दिन खत्म होगा उस दिन देखेंगे, वेस्ट मत करो जल को, बहाव मत, इसका दुरुपयोग मत करो, लेकिन पियो बहुत इसका। पानी जितना पियोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा संबंधित है। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा संबंधित है। सामाजिक वन कार्यक्रम, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, भूमि संरक्षण कार्यक्रम और पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम। बताओ यहाँ सही आंसर क्या है? मैं तो बताऊंगा ही फिर। तो भाई लोगों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन ए, सामाजिक वन कार्यक्रम, कि प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा संबंधित है सामाजिक वन कार्यक्रम से। किससे संबंधित है? सामाजिक वन कार्यक्रम से। अगला क्वेश्चन है 367वां क्वेश्चन। यहां पर है 367वां क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है आपको, अब दिख जाएगा। यहां पर 367वां है। हाल ही में किस देश ने जायंट पांडा के शिकार को प्रतिबंधित किया है? नॉर्वे, चीन, स्वीडन और नन ऑफ दीज। ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में जायंट पांडा के शिकार पर रोक लगाई है? लगाओ दिमाग। मैं आपको थोड़ा सा लिंक दे देता हूं। वो जो लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं, वो थोड़े थोड़े जायंट पांडा से मिलते हुए हैं। उसका शिकार क्यों करेंगे? वो खाने के लिए। इसका मतलब है कि वो जायंट पांडा को भी खाते हैं। और ऐसे कौन से देश के लोग हैं जो सब कुछ खाते हैं? जायंट पांडा, चमगादड़, कुछ भी दे दो उनको खाने के लिए, सब कुछ खाते हैं वो। तो भाई वो महान इंसान है चाइनीज लोग जायंट पांडा का शिकार करके और उसको भी खा जाते थे। और उन्होंने एक ऐसा प्रूफ दे दिया चमगादड़ को खा के, पूरी दुनिया की ऐसी करके रख दी उन्होंने। ठीक है, अब आते हैं भाई फ्लाई ऐश में मौजूद है। फ्लाई ऐश में मौजूद है ऑप्शन ए, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी, सिलिकॉन ऑक्साइड व कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी, सिलिकॉन व कैल्शियम। ऑप्शन डी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ से आंसर बताओ भाई लोगों कि फ्लाई ऐश में मौजूद होता है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन व कैल्शियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करो, थोड़ी सी मेहरबानी कर दो। तो मैं बता देता हूँ, आप कुछ नहीं करने वाले इसमें मेहरबानी। वैसे आप बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है। सभी के सभी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग, और हार्ड वर्क बिल्कुल कंटिन्यू रखो। लेकिन वो हार्ड वर्क करना किस में, ये मैंने नहीं बताया आपको और ना ही पूछा है आपसे। तो सुन लो, वो हार्ड वर्क करना है आपको पढ़ाई में, इसके अलावा और कहीं नहीं। कहीं अब भी आप फोन मिला के लग जाओ, और वो हार्ड वर्क भी नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो फ्लाई ऐश जिसको हम उड़न राख बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उड़न राख बोलते हैं। यह बहुत सी चीज़ों को जलाने से उत्पन्न होती है, जैसे कोयला के जलाने से। और जो फ्लाई ऐश होता है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद होता है। फ्लाई ऐश में क्या मौजूद होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कोयला के जलाने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 369वां, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन डी 2000। बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, मैं तो बताऊंगा फिर इसका आंसर। और इसका आंसर मैं वो बताऊंगा, बहुत रोचक आंसर है, आपने अभी तक नहीं सुना होगा। अब सोच लो मैं ऐसा क्या आंसर बताऊंगा। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहुत ही अजीब है, 1986। अजीब तो क्या होगा, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 317वां, कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बाघों का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ऑप्शन सी, बाघों की आदतों का अध्ययन करना। और ऑप्शन डी, बाघों को घर प्रदान करना। तो सरकार की जो बाघ परियोजना थी उसका उद्देश्य बताओ क्या है। तो भाई लोगों, उसका उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, कि जो इंडियन टाइगर हैं वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, वो मर रहे हैं वो। तो बाघ परियोजना इसी कारण लाई गई थी कि भाई ये कुछ शेर बचे हुए हैं, उनको बचा लो, वरना सारे के सारे गीदड़ रह जाएंगे, शेर चले जाएंगे बिल्कुल।
तो बाघ परियोजना भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाने के लिए अप्रैल 1973 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? अप्रैल 1973 में। और दोस्तों बिल्कुल सीरियसली, आप बहुत सीरियस होकर पढ़ो। हमें लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना है, हमें केवल एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आप टारगेट लेके चलो कि मैं ये अब की बार लास्ट पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अब की बार ही इस एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन ले लूँगा। इस बेस पर पढ़ो आप कि आपको अब की बार ही इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, इसी अब की बार ही इस एग्ज़ाम में आपको पास होना है। ये टारगेट लेके पढ़ो आप ये टारगेट लेके मत पढ़ो कि हम दोबारा पढ़ लेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। जी जान लगा दो इस एग्ज़ाम के लिए, आप पूरा कोशिश करो। जैसे हम गेम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खेलते हैं तब पूरी जीतने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से सब कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। हम उस टाइम ये नहीं देखते कि हमें चोट भी आ सकती है, हम ये नहीं देखते कि हम थक जाएंगे, हम ये नहीं देखते कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा। हमारा उस टाइम केवल एक फोकस रहता है कि हमें हर हाल में किसी भी तरीके से गेम जीतना है। तो पढ़ाई भी आप उसी तरीके से करो, टारगेट बना लो कि हमें हर हाल में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए हमें चाहे दिन में पढ़ना पड़े, चाहे रात में पढ़ना पड़े, चाहे दोनों टाइम पढ़ना पड़े, लेकिन एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। और भाई लोगों, आपको बहुत सारी हेल्प करूँगा मैं। आप इन क्वेश्चन की PDF ले लो, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ध्यान रखना, ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल नेट JRF और सेट दोनों के एग्जाम्स के लिए, ज्योग्राफी और नेट JRF के फर्स्ट पेपर के लिए। इसके अलावा मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो अब इसको सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखने के लिए थैंक्स, बाय।